नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 26 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, हिंदू ने एक इंपॉर्टेंट इशू कवर नहीं किया एडिटोरियल में। नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 6 लाख करोड़ की न्यूज़ आपने पढ़ी होगी। डिटेल से इसे हम डिस्कस करेंगे इस इशू को। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे रिजर्वेशन से संबंधित। तीसरे नंबर पे क्लाइमेट चेंज से संबंधित कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च किया। 6 लाख करोड़ की ये पाइपलाइन है। देखो, बिल्कुल आसान शब्दों में हम बात करेंगे, ये नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या। सबसे पहले हम मतलब जानते हैं एसेट मोनेटाइजेशन का क्या मतलब है। एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं। देखो, जब आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। रेलवे स्टेशन के अंदर, रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारी रेलवे की जो बिल्डिंग्स हैं वो खाली पड़ी होती हैं, मतलब उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर देखो, उन बिल्डिंग्स को सौंप दिया जाए किसी प्राइवेट कंपनी को कि भैया 10 सालों तक आप इस बिल्डिंग का इस्तेमाल कीजिए और मुझे इतने पैसे दे दीजिए, वो प्राइवेट कंपनी उस बिल्डिंग में थोड़ा रिनोवेशन करवा के, थोड़ा खर्चा करवा के उसे होटल में कन्वर्ट कर दे। अब बहुत सारे ऐसे यात्री होते हैं जिनको एक रात रुकना है और ये बिल्डिंग अगर एक दिन का मतलब उनका किराया कम रखा जाए तो वो बिल्डिंग यूज में हो जाएगी। होटल की तरह उस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है उस प्राइवेट कंपनी के द्वारा जिसने लीज पर ली है रेलवे से वो बिल्डिंग 10 सालों के लिए। तो अभी तक देखो, वो बिल्डिंग सरकार के द्वारा इस्तेमाल नहीं की जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने कुछ पैसे ले लिए किसी प्राइवेट कंपनी से और 10 सालों के लिए लीज पर दे दी वो बिल्डिंग। तो एक प्रकार से सरकार ने अभी तक ऐसी एसेट जिसका कोई यूज नहीं हो रहा था उस एसेट को सरकार ने मोनेटाइज कर लिया। और भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो, ट्रेन्स चलती हैं दिल्ली मेट्रो में या दूसरे शहरों में जो मेट्रो है वहां पर, तो आपने देखा होगा जो ये मेट्रो ट्रेन्स होती हैं उनके ऊपर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स लगी होती हैं। क्या ये चीज हम जो रेलवेज की ट्रेन्स होती हैं उनमें नहीं कर सकते? उनके ऊपर, ट्रेन के जो डब्बे हैं उनके ऊपर भी तो एडवर्टाइजमेंट लगाई जा सकती है ना। इससे सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगा। मेट्रो स्टेशंस के नाम जो हैं वो पर्टिकुलर ब्रांड के नाम पे पड़ गए हैं, तो क्या अलग अलग शहरों के रेलवे स्टेशन के नाम के साथ भी कुछ ऐसा ब्रांड का नाम जोड़ दिया जाए? इससे सरकार को रेवेन्यू मिल जाएगा। तो ये एग्जांपल्स हैं। और एग्जांपल देता हूं आपको। जब देखो, हमारे देश में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना, या फिर उससे पहले 1982 में एशियाड गेम्स हुए थे, तो उस समय बहुत सारे स्टेडियम्स बनाए गए थे दिल्ली में और जगह भी। बट देखो, ऐसे स्टेडियम्स का इस्तेमाल जो है ना बहुत रेयरली होता है, कभी कभार होता है कोई टूर्नामेंट आयोजित हो। ज्यादातर साल में ज्यादातर दिनों के लिए ये स्टेडियम्स खाली पड़े रहते हैं, बल्कि जब कोई टूर्नामेंट होता है तो साफ सफाई करवानी पड़ती है। क्यों ना ये जो स्टेडियम्स हैं लीज पर दे दिया जाए। लीज पर किसी को भी दिया जा सकता है, जैसे स्कूल्स को लीज पर दिया जा सकता है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस को लीज पर दिया जा सकता है। इवन अगर कोई प्राइवेट एकेडमी चलाता है उसको लीज पर दिया जा सकता है। वैसे भी वो एसेट तो सरकार के लिए खाली पड़ी है ना। टूर्नामेंट, उसके लिए बात कर ली जाए जब एग्रीमेंट हो कि भैया जब टूर्नामेंट होगा तो मैं आपसे ये जो स्टेडियम है कुछ दिनों के लिए ले लूंगा, तब आप नहीं सिखा सकोगे, तब आप इस स्टेडियम का इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। सरकार के तो दोनों पर्पज सर्व हो गए ना। साल के सभी दिन वो स्टेडियम यूज होता रहेगा और टूर्नामेंट से पहले सरकार को जो मेंटेनेंस करवानी पड़ती है इतनी सारी, उसका खर्चा भी बच जाएगा। ऐसी ऐसी देखो, न जाने सरकार की कितनी एसेट्स हैं जो सरकार इस्तेमाल कर सकती है जिनको अब सरकार फिलहाल यूज नहीं कर रही है। और एग्जांपल्स देता हूं आपको। पावर प्रोजेक्ट्स का एग्जांपल आप ले लीजिए। देखो, सरकार सीधा या फिर अपने पीएसयूज के थ्रू बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट चलाती है, लेकिन सरकार ठीक से नहीं चला पाती। सरकार उनको बेचे ना, बेचते हैं तो आपको भी पता है बहुत खिलाफत होती है, पॉलिटिक्स भी हो जाती है कि सरकार अपनी एसेट बेच रही है। सरकार उनको बेचे ना, सरकार उनको ठेके पे दे दे कि किसी प्राइवेट कंपनी को बोले कि भैया 20 सालों तक आप ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये ऑपरेट करो, हमें आप इतने पैसे एडवांस में दे दो, या फिर किस्तों में देना चाहते हो तो किस्तों में दे दो। इससे सरकार को पैसे भी ज्यादा मिलेंगे क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो ज्यादा अच्छे से वो पावर प्रोजेक्ट को रन कर पाएंगी। सरकार को एकदम से पैसा मिल जाएगा और सैलरीज पे और इतना सारा जो खर्चा होता है वो भी बच जाएगा। तो
अब आप समझ गए होंगे इन सभी एग्जाम्पल से। एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में आपको आंसर में डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिखोगे, क्रिएशन ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के नए सोर्सेज क्रिएट करना। कैसे? अभी तक जो एसेट्स अंडर यूटिलाइज्ड हैं या फिर अनयूटिलाइज्ड हैं उनकी वैल्यू को अनलॉक करके, मतलब ऐसी पब्लिक एसेट्स जिनका या तो अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा था या फिर हो रहा था तो पूरी तरह से नहीं हो रहा था, उनकी वैल्यू को अनलॉक करके रेवेन्यू के नए सोर्स जनरेट करना, ये टेक्निकल डेफिनेशन है। कुछ बातें देखो यहां पे ध्यान देने लायक ये हैं, सिर्फ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स की वैल्यू को अनलॉक किया जाएगा। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो मतलब वो प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। ऐसा नहीं कि सरकार नए प्रोजेक्ट्स बनाएगी, नई बिल्डिंग बनाएगी, ऐसा नहीं कि भैया हाँ नई बिल्डिंग बनाओ और उसको आप किराए पे दे दो, लीज पर दे दो। नहीं नहीं, ये तो फिर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो गई ना। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनको बस ठीक से यूज नहीं किया जा रहा है, उस पर सरकार फोकस करेगी। और इसमें देखो प्राइवेट सेक्टर्स को एंगेज किया जाएगा। बेचा नहीं जाएगा सरकार की कोई एसेट, बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स को राइट्स दिए जाएंगे, राइट्स ट्रांसफर किए जाएंगे कि आप इस्तेमाल कर लो। देखो वैसे तो सरकार ऐसा पहले भी करती आई है, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन नई चीज अब फिलहाल ये है कि सरकार ने प्रॉपर एक प्लान बना लिया है कि हम फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2025 के बीच में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएंगे इस प्रकार से एसेट को मोनेटाइज करके, और उस प्रोग्राम का नाम दे दिया गया है नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। सरकार ने यह भी बताया है कि कौन से सेक्टर से हम कितने एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे, जैसे रोड से 1,60,200 करोड़, रेलवे से 1,52,496 करोड़, ऐसे सरकार ने प्रॉपर डिटेल्स दे दी है। मैं आपको बताऊं सरकार ने इंप्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजी भी बताई है, जैसे एक एम्पावर्ड कमेटी जो है उसको गठित किया गया है ताकि इस पूरे प्रोग्राम को मोनेटाइज किया जा सके। और ये जो कमेटी है इसको हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, दूसरे मिनिस्ट्रीज के भी सेक्रेटरी होंगे इस कमेटी में। एक प्रॉपर डैशबोर्ड होगा कि अभी तक हम कहां पहुंचे, कितने एसेट को मोनेटाइज किया जा चुका है, कितनी एसेट को मोनेटाइज करना बाकी है, प्रॉपर डैशबोर्ड होगा। जो मंथली रिव्यू है वो तो देखो एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा किया जाएगा, जिसके हेड होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। और एक साल में जो रिव्यू है वो सरकार करेगी, यानी साल खत्म होने के बाद सरकार रिव्यू करेगी कि ये प्रोग्राम अभी तक कैसा चल रहा है, क्या कमियां आ रही हैं। जो ये 6 लाख करोड़ रुपए सरकार जुटाएगी ना इस पाइपलाइन से, 27% तो देखो रोड सेक्टर से जुटाएगी, रेलवे से 25%, पावर सेक्टर से 15%, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन से 8% और टेलीकॉम सेक्टर से 6%। एग्जैक्ट फिगर्स आप यहां पर देख सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार करेगी क्या इन पैसों का। देखो 2019 में सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अब इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे। ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अगर इंप्लीमेंट होता है ना, इसके बहुत सारे फायदे होंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। 100 लाख करोड़ से ईज ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, इक्विटेबल एक्सेस मिलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबको, और ग्रोथ ज़्यादा इंक्लूसिव होगी, गरीब अमीर सभी ग्रोथ का फायदा उठा पाएंगे। और इस पाइपलाइन से इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड किए जाएंगे। ये प्रोग्राम लॉन्च किया था दिसंबर 2019 में। अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर, सिर्फ लॉन्च करके सरकार ने छोड़ दिया। तो कुछ पैसा तो देखो इससे आ जाएगा, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से 6 लाख करोड़। वैसे टोटल आवश्यकता है इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए 100 लाख करोड़, लेकिन ये जो नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च किया है इससे मिलेगा 6 लाख करोड़। बाकी सरकार कहीं और से जुगाड़ करेगी। अभी तो सिर्फ देखो इतना ही हो पाया है। ऐसा लगता है जैसे ये प्रोग्राम सरकार को बोल रहा हो, जितना है सब लाया हूं मालिक। देखो फायदे क्या होंगे इस प्रोग्राम के वो हम जानते हैं, उसके बाद चैलेंजेस भी जानेंगे। इतना आसान नहीं है प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना। फायदों की बात पहले करते हैं। सबसे पहला फायदा है रिसोर्स एफिशिएंसी। देखो गवर्नमेंट की वो एसेट्स है जिनको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था, उनको अभी यूटिलाइज किया जाएगा, तो मतलब रिसोर्स को हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं ना, तो ये तो अच्छी बात है। वैसे भी उनका कोई इस्तेमाल तो पहले हो नहीं रहा था। दूसरे नंबर पे है फिस्कल प्रूडेंस। देखो अगर सरकार को पैसा मिलता है तो सरकार उस पैसे का कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल करेगी, नए स्कूल्स बनवाएगी, नए ब्रिज बनवाएगी, मतलब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी ना उस पाइपलाइन के अंतर्गत, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत। तो इससे देश आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, फायदा ही तो है। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस। वही बात,
देखो वैसे ये जो एसेट को मोनेटाइज सरकार पहले भी करती आई है, थोड़ा थोड़ा करके, हैप्पैजार्ड मैनर में। लेकिन अब सरकार सिस्टमेटिक ढंग से एसेट को मोनेटाइज करेगी, एक प्रोग्राम के अंतर्गत टारगेट को मोनेटाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल। देखो चूंकि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जैसे अब कोई पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका तो पिछले सभी सालों का डेटा है ना, कितनी बिजली प्रोड्यूस हुई, कितने में बिकी। तो प्राइवेट कंपनीज आगे आएंगी इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें रिस्क नहीं है। बहुत सारे जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, कॉर्पोरेट क्लास के लोग, वो अपना पैसा उन्होंने अभी संभाल के रखा है, नहीं वो इन्वेस्ट करना चाहते। उनको लगता है कि अच्छा मौका मिलेगा तब इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे लोग अब बाहर निकलेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे प्राइवेट कैपिटल जो है वो मोबिलाइज होएगा। मार्केट में प्राइवेट कैपिटल आएगा तो वही बात, जॉब्स जनरेट होंगी, इकोनॉमी ग्रो होगी, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है लेस रेसिस्टेंस। चूंकि देखो सरकार ने ये बोल दिया है कि हम किसी सरकारी एसेट को बेचेंगे नहीं, सिर्फ राइट्स ट्रांसफर करेंगे, तो फिर पॉलिटिक्स भी इस पे कम होगी। अगर सरकार ये बोलती कि हम बेच रहे हैं पीएसयू को, तो उस पर तो पता है आपको हंगामा बहुत हो जाता है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं हिंदू में भी, भाई क्या ये सही है, सरकारी एसेट को बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। कुछ लोग एग्जांपल देते हैं, ये तो ऐसा लगता है जैसे घर के जेवरात को बेच के दारू पीना, मतलब ऐसी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखो सर, जो स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, वो भी मोनेटाइजेशन को परस्यू करें। इसके लिए सरकार ने अलग से 5,000 करोड़ रुपए अपने पास रख लिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट एसेट को मोनेटाइज करेगी उसको हम इंसेंटिव देंगे। अगर देखो कोई स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेचती है, तो फिर जितने की हिस्सेदारी बेची है सेंट्रल गवर्नमेंट, उतने ही पैसे अपनी तरफ से देगी उस स्टेट गवर्नमेंट को। दूसरा पॉइंट, अगर देखो कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी पीएसयू को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है, तो जितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने जुटाया है पीएसयू को लिस्ट करवा के स्टॉक मार्केट में, उतना उसका 50% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। मान लीजिए किसी पीएसयू को लिस्ट करवा के 100 करोड़ रुपए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, तो अपनी तरफ से 50 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव के तौर पे दे देगी स्टेट गवर्नमेंट को कि लो आधा हम और दे देते हैं आपको जितना आपने बनाया है वहां से। तीसरे नंबर पे पॉइंट, अगर देखो स्टेट गवर्नमेंट कोई एसेट को मोनेटाइज करती है और उससे उसको रेवेन्यू प्राप्त होता है, तो उसका 33% इंसेंटिव के तौर पर अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट को। इसके बाद नेक्स्ट है प्रमोटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखो ये जो नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर काम करेंगे। एसेट होगी पब्लिक सेक्टर की, उसे यूज किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। तो इससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो और ज़्यादा प्रमोट होगी। दोनों सेक्टर्स मिल के काम करेंगे देश के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ को हमारे देश में इन्हेंस करने के लिए। बट देखो चैलेंजेस भी हैं, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ आइडेंटिफिएबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स इन वेरियस एसेट्स। देखो 2-3 एग्जाम्पल तो हमने डिस्कस किए आर्टिकल की शुरुआत में, लेकिन सरकार ने अभी तक ना ये आइडेंटिफाई नहीं किया है कि कौन से सेक्टर में क्या करेगी सरकार एसेट को मोनेटाइज करने के लिए। हर एक चीज सरकार ने नहीं बताई है कि जैसे पोर्ट सेक्टर में आप क्या करोगे, आप पोर्ट्स के राइट्स को ट्रांसफर कर दोगे प्राइवेट कंपनीज को, या फिर आप कुछ और करोगे। पोर्ट्स, अगर पोर्ट में 2 डेक बनाने की जगह है तो वहां पे आप 5 डेक बनवा दोगे, तो करोगे क्या एग्जैक्टली सरकार ने हर एक सेक्टर में क्या किया जाएगा, कौन से स्टेप्स उठाए जाएंगे, वो नहीं बताया है। दूसरे नंबर पे है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। देखो प्राइवेट कंपनीज को राइट्स तो दिए जाएंगे, लेकिन कल को मान लीजिए सरकार और प्राइवेट कंपनीज के बीच में विवाद हो जाता है, सरकार बीच में रेट बढ़ा देती है या फिर कोई और दिक्कत आ जाती है, बहुत बार डिजास्टर्स आ जाती हैं, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाता है जिसका एग्रीमेंट में जिक्र ना आए, तो फिर उस समय कैसे प्राइवेट कंपनी और सरकार के बीच में डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाएगा, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि प्राइवेट कंपनीज में कॉन्फिडेंस आए, वो आगे आए। उसके बाद नेक्स्ट है रेगुलेटेड टैरिफ इन पावर सेक्टर एसेट्स। देखो जो पावर सेक्टर है उसमें तो टैरिफ अगर रेगुलेटेड होंगे, सरकार ने फिक्स कर दिया कि ये जो बिजली बेचेंगे ये 4 रुपये यूनिट के हिसाब से बेचेंगे, फिर तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको कोई ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना, उनको लगेगा कि फिक्स तो कर दिया टैरिफ, फिर हमें क्या फ़ायदा, हमें अपनी छूट दो ना कि आप अपनी मर्जी से टैरिफ अगर इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज कर लो, तभी तो वो आगे आएंगी राइट्स लेने के लिए। नेक्स्ट है
लो इंटरेस्ट अमंग इन्वेस्टर्स इन नेशनल हाईवेज बिलो 4 लेन्स। अब सरकार ने यह भी डिसाइड किया है कि जो हाईवेज हैं उनको लीज पर दे दिया जाएगा कि हाँ प्राइवेट कंपनी को कि आप यहां से इस हाईवे से टोल इकट्ठा करो, हमें 15 साल का पैसा आप एक साथ दे दो। लेकिन देखो प्राइवेट कंपनीज का ना 4 लेन से कम के हाईवे है ना, 3 लेन का हाईवे, 2 लेन का, उन पर प्राइवेट कंपनीज का इंटरेस्ट नहीं होता। सबसे लास्ट में लैक ऑफ इंडिपेंडेंट सेक्टर रेगुलेटर्स है। अब बहुत सारी चीजें देखो रेगुलेट भी करनी पड़ती हैं, जैसे रोड सेक्टर में वो जो रेगुलेटर्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो सरकार की तरफ फैसला ज़्यादा देते हैं। जबकि जो रेगुलेटर्स हैं उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि सरकार और प्राइवेट कंपनी के बीच विवाद है तो आप किसी की साइड ना लो, जो सही है आप उसी की साइड लो। ऐसा कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो हमारे देश में ये रेगुलेटर्स है ना ये सरकार का पक्ष ज़्यादा लेते हैं। इसके बाद अगर देखो आपको सजेशंस लिखने हो तो आप सजेशन तो आसानी से अब लिख सकते हो। आपको प्रॉब्लम्स पता है तो आप सजेशन आप बना दो कि सबसे पहले सरकार अलग अलग एसेट्स में रेवेन्यू स्ट्रीम्स को आइडेंटिफाई करे, मतलब निश्चित तौर पर पॉइंट बताए कि ऐसे ऐसे हम एसेट को मोनेटाइज करेंगे। सरकार कोई प्रॉपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी लेके आए। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनके आप सॉल्यूशन लिखते जाओ। लास्ट में लिख दो प्रोग्राम तो अच्छा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये हमने पूरा इश्यू डिस्कस किया नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रिजर्वेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? 2016 में हरियाणा की सरकार एक एक्ट लेके आई थी, हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2016। इस एक्ट में प्रोविजन ये किया गया था ओबीसी के, देखो वो लोग जिनकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है उनको, उनके बच्चों को ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा ओबीसी में भी सब कैटेगराइजेशन कर दिया गया था इस एक्ट के अंतर्गत। मतलब देखो वो पेरेंट्स जिनकी सैलरी जीरो से लेके 3 लाख के बीच में है उनको तो देखो रिजर्वेशन का लाभ पहले मिलेगा। उसके बाद नंबर आएगा उन पेरेंट्स के बच्चों का जिनकी सैलरी 3 से लेके 6 लाख के बीच में है। तो ये पहले तो एक लेयर लगा दी कि वो पेरेंट्स जिनकी सैलरी 6 लाख से कम है सिर्फ उनके बच्चों को ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। फिर उसके अंदर भी सब कैटेगराइजेशन कर दिया, 0 से 3 लाख सैलरी वाले पेरेंट्स और उसके बाद 3 लाख से 6 लाख तक की सैलरी वाले पेरेंट्स। प्रायोरिटी मिलेगी 0 से 3 लाख तक सैलरी वाले पेरेंट्स को। तो ये मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है आपने क्रीमी लेयर को डिफाइन करते वक्त सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखा, बाकी क्राइटेरिया तो आप भूल गए, जैसे सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस या फिर अदर फैक्टर्स। इंदिरा सानी जो जजमेंट थी 1992 की, उसमें यह बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्रीमी लेयर के लिए क्राइटेरिया डिफाइन करते वक्त सिर्फ आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया ना देखें, बाकी चीजें भी देखें, इकोनॉमिक बैकवर्ड, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस और अदर फैक्टर्स। अगर साफ तौर पर बोलें तो इंदिरा सानी जजमेंट में ये कहा गया था, जैसे देखो हाई रैंकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के बच्चे हैं, अब कोई इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर कैग है उनके बच्चे हैं, अब उनके बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। या फिर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स में गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, ए ग्रुप के ऑफिसर्स हैं, या फिर ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, इतने अमीर हैं, उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, एनुअल इनकम काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों के बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ये बोला गया था इंदिरा सानी जजमेंट में। सिर्फ अभी हरियाणा सरकार ने ये बोल दिया कि 6 लाख तक का क्राइटेरिया है, बाकी चीज़ें भी तो देखो ना, ऑफिसर्स के बच्चे हैं या फिर एग्रीकल्चर होल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये सब चीज़ें हरियाणा सरकार का ये एक्ट नहीं देखता है क्रीमी लेयर को डिफाइन करते वक्त, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बोला है 3 महीने के अंदर अंदर आप नई गाइडलाइंस जारी कीजिए इस एक्ट के अंतर्गत। थोड़ा सा बेसिक्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्रीमी लेयर के बारे में। क्रीमी लेयर मतलब देखो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के वो लोग जो एजुकेशनली और सोशली एडवांस्ड हैं, मतलब उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था सतनाथम कमीशन के द्वारा 1971 में। इन्होंने
रेकमेंड किया था कि क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं उनको कोटा का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि क्रीमी लेयर में जो ओबीसी के लोग आते हैं उनको कोटा का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। देखो पहले ये सिर्फ ओबीसी के लिए होती थी। 2018 में ये जो कंसेप्ट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एससी एसटी कम्युनिटी के लिए भी एक्सटेंड किया है क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो क्रीमी लेयर है ओबीसी के लिए, उसके लिए इनकम जो थ्रेशोल्ड है वो 8 लाख पर एनम का है। हालांकि दूसरे चीज़ें भी हैं, जैसे ये सारी चीज़ें, जैसे जो सर्विस कर रहे हैं पेरेंट्स एक सर्टेन रैंक के हैं उनको रिजर्वेशन का नाम मिलेगा, और भी चीज़ें हैं। लेकिन हरियाणा की सरकार ने गलती ये की, सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखा, बाकी चीज़ें वो भूल गई। देखो यहाँ पे ना एक डिबेट चलती है। वो लोग जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ज़्यादा तवज्जो देते हैं उनका ये मानना है कि रिजर्वेशन का लाभ ना गरीब लोगों को ज़्यादा होना चाहिए, बाकी चीज़ें आप ना देखो जैसे सोशल बैकवर्डनेस, आप ये देखो कि गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो रिजर्वेशन का। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि देखो इनकम एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, आप सोशल बैकवर्डनेस देखो ना, वो कितना पिछड़े हुए हैं समाज में, एजुकेशन में वो कितना पिछड़े हुए हैं। अब इन चीज़ों का अंदाज़ा जो है वो सिर्फ इनकम की सहायता से नहीं लगाया जा सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी अमीर होते हैं लेकिन सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए हैं, एजुकेशनल तौर पे पिछड़े हुए हैं, तो फिर ऐसे लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए ताकि वो आगे जा सकें, उनको भी कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके, उनकी भी सर्विस लग सके। तो ये डिबेट चलती रहती है कि कौन से क्राइटेरिया को फोकस किया जाए रिजर्वेशन देते वक्त, क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया को देखा जाए या फिर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेसेस को भी देखा जाए। अब तो वैसे देखो जैसा आपको पता है ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिजर्वेशन आ चुका है। ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन दिया गया है 10% का, वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर है। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, हाल ही में देखो यूएन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट आई जिसमें इस बात पे फोकस किया गया कि देखो नेट जीरो स्टेटस हम अचीव भी कर लेते हैं, मतलब जितना कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो भी देखो क्लाइमेट चेंज को हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि फर्क इससे पड़ता है कि नेट जीरो कार्बन स्टेटस तक आते आते कितना कार्बन हम एमिट कर चुके हैं, इससे फर्क पड़ता है। टोटल मिला के कितना कार्बन एमिट हुआ है नेट जीरो स्टेटस तक आते आते। अब बात देखो ये है, अगर वर्ल्ड के विभिन्न देशों को हम कंसिडर करें कौन कितना कार्बन एमिट कर रहा है, इंडिया का पर कैपिटा एमिशन है 1.96 टन। वर्ल्ड का एवरेज जो पर कैपिटा ग्रीन गैस हाउस एमिशन है 6.55 टन। तो हमारा इंडिया का पर कैपिटा वर्ल्ड एवरेज से बहुत कम है, जबकि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनका देखो पर कैपिटा एमिशन वर्ल्ड एवरेज से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। जर्मनी, यूके, फ्रांस, इनका भी जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो वर्ल्ड की एवरेज से ज़्यादा है। चाइना का वर्ल्ड एवरेज से थोड़ा सा कम है। वर्ल्ड एवरेज कितना है पर कैपिटा 6.55 टन और चाइना का कितना है पर कैपिटा 6.4 टन। तो इंडिया का तो देखो काफ़ी कम है। अब राइटर मेन बात यहाँ पर देखो ये बोलते हैं, अब देखो ज़्यादा तो इन्होंने कार्बन एमिट किया है ना डेवलप कंट्रीज़ ने, इन्होंने तो सारा डेवलपमेंट का लाभ उठा लिया। स्टील इंडस्ट्री है, रोड्स आप बनाते हो, अर्बनाइजेशन होता है, कार्बन एमिट इन सब चीज़ों में होता है। तो इन्होंने तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा जाल बिछा लिया डेवलप कंट्रीज़ ने, सारे जो कंजम्पशन के सुख हैं वो भोग लिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ की जब डेवलप करने की दिक्कत आई तो उनको बोला जा रहा है कि आप ये सब काम मत कीजिए, स्टील से कार्बन एमिट होता है, आप जल्दी से नेट जीरो स्टेटस अचीव कर लीजिए। ये गलत नहीं है। मतलब देखो उन्होंने तो सारा का सारा जो करना था वो कर लिया। सारा जो मतलब ज़्यादातर जो क्लाइमेट चेंज है वो इन्हीं की वजह से हुआ है। मतलब अभी तक वर्ल्ड में जितना कार्बन एमिट हुआ है ना 60% तो इन्हीं की नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की वजह से हुआ है, जबकि यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 1/4 पॉपुलेशन रहती है। लेकिन अब ये बाकी देशों को बोल रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि आप ज़्यादा एमिशन मत कीजिए, जल्द से जल्द आप नेट जीरो स्टेटस अचीव कर लीजिए। तो ये तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, इंडिया जैसे देशों के साथ अन्याय है। तो ये हमने छोटी सी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की क्लाइमेट चेंज के बारे में, और हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।